वेलकम टू माइन पोर्टल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कोल रिजर्व इन इंडिया एंड कोल माइंस इन इंडिया। अगर आप माइनिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो माइन पोर्टल लेके आया है ऑनलाइन क्लासेस फॉर DGMS कोल मेटल एग्जाम 2025 एंड ऑल्सो टेस्ट सीरीज प्लस ऑनलाइन क्लासेस फॉर कोल इंडिया नॉन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव एग्जाम। तो आपकी प्रिपरेशन के लिए माइंस पोर्टल प्लेटफॉर्म बेस्ट है। टर्शरी कोलफील्ड मेनली लैंडस्टोन और स्लैग्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं और इनकी एज इयोसीन या ओलिगोसीन या मियोसीन पीरियड की होती है, यानी 15 से 60 मिलियन साल पुरानी। ये कोलफील्ड्स एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। असम के मेजर कोलफील्ड्स हैं माकुम, नाजिरा और कुछ छोटे कोलफील्ड्स भी हैं। इनमें से माकुम कोलफील्ड्स जो शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो सबसे डेवलप कोलफील्ड है। असम कोल की कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। लो एस कंटेंट मतलब बर्निंग के बाद कम रेसिड्यू बचता है। हाई कुकिंग क्वालिटी यानी स्टील प्रोडक्शन में यूज हो सकता है। तीसरा है हाई सल्फर कंटेंट, जिसकी वजह से ये कोल मेटरोलॉजिकल पर्पस के लिए सुटेबल नहीं है। मेघालय के कोल डिपोजिट मेनली गारो हिल्स, खासी हिल्स और चांतिया हिल्स में पाए जाते हैं। ये कोल डिपोजिट लोअर इकोसीन्स एज के हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली 50 से 55 मिलियन साल पुराने हैं। ये टर्शरी कोलफील्ड्स का टिपिकल फीचर्स है, जो ये कोल यंगर कोल होता है और मॉइस्चर ज्यादा और कार्बन कंटेंट कम होता है। ये मेनली लोकल यूज और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए यूटिलाइज होता है, मेटरोलॉजिकल पर्पस के लिए नहीं। अरुणाचल प्रदेश में अपर असम कोल बेल्ट ईस्टवर्ड एक्सटेंड करता है और यहाँ का नामचिक नामरूप कोलफील्ड लोकेटेड है, जो तिरप डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये कोल मेनली टर्शरी एज का है, यानी कंपैरेटिवली यंगर कोल डिपोजिट है। अदर टर्शरी कोलफील्ड इन इंडिया, इसके अलावा इंडिया का कुछ और टर्शरी कोलफील्ड्स है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। मतलब ये कोलफील्ड भी एक्स्ट्रा पेनिनसुलर और रिलेटिवली यंगर कोल डिपोजिट का एक एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं लिग्नाइट की। इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद लिग्नाइट कोल की प्रोडक्शन में फेनोमेनल इंक्रीज हुआ। ये मेनली थर्मल पावर प्लांट और लोकल इंडस्ट्रीज के लिए एक्सटेंसिवली यूज होने लगा। इंडिया में लिग्नाइट प्रोडक्शन के सबसे बड़े स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु के पास इंडिया का टोटल लिग्नाइट रिजर्व है 90% और प्रोडक्शन का लगभग 71% कंट्रीब्यूट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट लिग्नाइट फील्ड है नवेली लिग्नाइट फील्ड। ये कुडुलोर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये कोल फील्ड 480 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में स्प्रेड है। एस्टिमेटेड रिजर्व्स लगभग 4150 मिलियन टन है और इंडिया के सबसे सिग्निफिकेंट लिग्नाइट सोर्स ये माना जाता है। तमिलनाडु के और भी लिग्नाइट रिजर्व है, जैसे जैन कोंडा चोलापुरम जो तिरुची डिस्ट्रिक्ट में है, मन्नारगुड़ी और ईस्ट ऑफ वेरानाम। ये लिग्नाइट डिपोजिट्स भी लोकल इंडस्ट्रीज और थर्मल पावर प्लांट्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। गुजरात में लिग्नाइट मेनली कच्छ डिस्ट्रिक्ट और बारूच डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। कच्छ डिस्ट्रिक्ट के लिग्नाइट फील्ड्स हैं उमरसर, लेपसी, झालराई और बांदा। बारूच डिस्ट्रिक्ट में भी लिग्नाइट डिपोजिट है, जो मेनली लोकल इंडस्ट्रीज और थर्मल प्लांट्स के लिए यूज होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में लिग्नाइट डिपोजिट्स प्लायोसीन या इवन न्यूअर एज के हैं और ये काफी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लिग्नाइट फील्ड है सालीगंगा रिवर एरिया। ये डिपोजिट नॉर्थ वेस्ट तक एक्सटेंड करता है, नीचा होम एरिया तक, जो हांदवारा रीजन बारामूला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यहाँ का लिग्नाइट लो क्वालिटी का है, मतलब हाई मॉइस्चर कंटेंट रहता है, लो क्लोरोफिक वैल्यू होती है और मेनली लोकल यूज के लिए सुटेबल है, इंडस्ट्रियल या मेटरोलॉजिकल पर्पस के लिए नहीं। इंडिया में कुछ और स्टेट है जो लिग्नाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे केरला, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और पुडुचेरी। इन स्टेट में लिग्नाइट डिपोजिट कम क्वांटिटी में है, लेकिन लोकल इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट है। कोलिफिकेशन का सबसे पहला स्टेज होता है पीट, जो लो कार्बन कंटेंट और हाई मॉइस्चर वाला मटेरियल होता है
और इंडिया में सिर्फ कुछ लिमिटेड एरियाज में पाए जाते हैं। इंडिया में पीट के डिपॉजिट मेनली कुछ सिलेक्टेड एरिया में कंसंट्रेट हैं, जैसे नीलगिरी हिल्स, यहाँ पीट ओवर 1800 मीटर एवेलेशन पर पाए जाते हैं। दूसरा है कश्मीर वैली, झेलम रिवर के अलुवियम और समतल ग्राउंड्स में हायर वैली में पीट डिपॉजिट है। तीसरा है वेस्ट बंगाल, जो कोलकाता और सबर्ब्स में पीट बिट्स के डेप्थ 2 से 11 मीटर के बीच एब्जॉर्ब किया गया है। और चौथा है गंगा डेल्टा, यहाँ पीट लेयर्स मेनली फॉरेस्ट और राइस। पीट का कार्बन कंटेंट कम होता है और मॉइस्चर ज्यादा होता है, इसलिए ये डायरेक्टली फ्यूल के रूप में इफिशिएंट नहीं होता है। ये मेनली कंप्रेस्ड और ब्रिक्स बनाने के लिए यूज होता है और नेचुरल कंपोजिशन के प्रोसेस में कोल का पहला स्टेप है। अब बात करते हैं कोकिंग कोल और थर्मल कोल के बीच के डिफरेंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कोकिंग कोल और मेटलर्जिक कोल के बारे में। कोकिंग कोल का हाई कार्बन कंटेंट, लो मॉइस्चर, लो सल्फर और लो एस होता है। सल्फर की प्रेजेंस आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल होती है, इसलिए कोकिंग कोल में सल्फर बहुत कम होता है। ये कोल कोक बनाने के लिए यूज होता है, जिसमें बिटुमिनस कोल और एयर के बिना हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। कोल स्टील प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है। मेजर प्रोड्यूसर्स है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स, और मेजर एक्सपोर्टर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स। और चाइना ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारा कोकिंग कोल इंपोर्ट करता है और इंडिया भी इंपोर्ट कोकिंग कोल का यूज करता है। अब बात करते हैं थर्मल कोल और नॉन कोकिंग कोल और स्टीमिंग कोल के बारे में। थर्मल कोल का सल्फर कंटेंट हाई होता है, इसलिए ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए सुटेबल नहीं है। इसका यूज मेनली पावर जनरेशन के लिए होता है। ये कोल कोकिंग कोल की तरह कोक बनाने इकोनॉमिकल नहीं है और सल्फर ट्रेसेस हमेशा बचाते हैं। मेजर प्रोड्यूसर है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और रशिया, और मेजर एक्सपोर्टर्स है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। अगर बात करें दोनों कोल के डिफरेंस के बारे में, तो कोकिंग कोल स्टील प्रोडक्शन, लो सल्फर और हाई कार्बन रखता है, वही थर्मल कोल पावर जनरेशन, हाई सल्फर और लोअर कार्बन रखता है। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है टर्शरी कोल, लिग्नाइट और पीट के बारे में, एंड ऑल्सो कोकिंग कोल वर्सेस नॉन कोकिंग कोल के बारे में भी डिस्कस किया है।